Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Mega Kushrees, your educator, your biology educator on YouTube. So today we are going to start a new chapter, that is biotechnology and its applications. And in this video we will talk about biotechnological applications in agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर में हम कुछ एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक ऑर्गेनिज्म में से सेल में से उसके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाला और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक होस्ट की बॉडी में वेक्टर के थ्रू इंसर्ट कर दिया, जिससे कि ये जो वेक्टर जो हमने इंसर्ट किया इस होस्ट सेल में, ये हमें उस प्रोटीन को बना के दे जो हम इससे बनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस होस्ट को हमें ग्रो कराने के लिए हमने इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशन हमने इसको प्रोवाइड करी, जो कि हमने बायोरिएक्टर की हेल्प से किया था। तो बायोरिएक्टर से हमने इन ऑर्गेनिज्म को, सपोज दे आर बैक्टीरिया, दे आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में वो ग्रो किए, उन्होंने प्रोटीन्स हमारी बना के दी। उस प्रोटीन की हमने फिर की थी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि उनको हमने सेपरेट किया, फिर उनको हमने प्यूरिफाई किया, सफाई करी, सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, फिर उसको प्रिजर्वेटिव डाल के उसको कर दिया मार्केट में सेल। मार्केट में भेजने से पहले उसको चेक किया जाता है वेदर इट इज यूजफुल, वेदर इट इज नॉन टॉक्सिक और नॉट। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था अभी तक। अब हम इसी टेक्नोलॉजी, ये तो हो गया बायोटेक्नोलॉजी ना, ये सब काम किसमें हो रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हो रहे हैं। तो अब हम आज देखेंगे कि इस बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे ह्यूमंस ने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किया है। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया अपनी लाइफ में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या अपनी हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, दैट वी विल सी। So biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, हमने देखा essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals. तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज दवाइयाँ बनाने में या कोई भी बायोलॉजिकल चीजें जो हम बना रहे हैं, एंजाइम्स वगैरह, उनमें कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स करके। भाई ये जो माइक्रोब है, अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया ना, इसमें हमने जो है फॉरेन जीन को एंटर करा दिया। ऐसे ही अगर हम प्लांट में, प्लांट के सेल में इसमें कोई फॉरेन जीन अगर हम एंटर करा दें तो ये कैसा हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ऐसे ही आप एनिमल भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, सपोज ये एक एनिमल है, इसको भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसके क्या करेंगे? हम इसका सेल लेंगे, इसके सेल में हमने कोई और क्या कर देना है? डीएनए एंटर कर देना है। इसका हमने सेल लिया, इसके सेल पे हमने फॉरेन जो है जीन डाल दिया। तो अब ये जो एनिमल है, ये कैसा एनिमल होगा? ये होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। इज इट क्लियर? तो ये वाली बात हो गई। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, यानी कि ड्रग्स वगैरह बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए गए हैं फॉर एग्रीकल्चर। ऐसे क्रॉप्स बनाए गए जो कि हीट रेजिस्टेंट है या ड्रॉट रेजिस्टेंट है या पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि आप उन पे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे हमने जो है क्रॉप्स बनाए। बायोरिमेडिएशन, यानी कि साफ सफाई में यूज किया सॉइल या वाटर को। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट, सीवेज के पानी की सफाई, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे बायोगैस बनाई। तो ये सब में हम माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं। दिस ऑल कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये है, पहला क्या कहता है? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म को हमने कर दिया इम्प्रूव। ठीक है, तो ये कोई भी,
तो यहाँ पे ये कोई भी ऑर्गेनिज्म था, इसको हमने कर दिया कैसा, इसको हमने कर दिया इम्प्रूव। अब ये हमें हमारा प्रोडक्ट बना के दे रहा है, जो मैंने बताया था पूरा का पूरा वही चीज लिखी हुई है। प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग माइक्रो, ज्यादातर माइक्रो यूज होते हैं या प्योर एंजाइम, ठीक है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब इसको हम प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कराएं, प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशन हम इसे प्रोवाइड कराएं कि ये काम करे और हमारी जो प्रोडक्ट हमें बना के दे। उस प्रोडक्ट को फिर हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की हम करेंगे साफ सफाई, उसको फिर मार्केट में भेज दिया जाएगा प्रिजर्वेटिव्स डाल के, जिस जो आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। ओके, अगर ये सब टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज जो पिछला चैप्टर है बायोटेक का, उसमें जो लास्ट वीडियो है वो जरूर देखिएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन, प्रोटीन की प्यूरिफाई किया और उसे मार्केट में सप्लाई कर दिया। लेट अस लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। अब हम बात करते हैं पहले एग्रीकल्चर में। सो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखिए, let us take a look at three options that can be thought for increasing food production। तो फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम तीन तरीके अपना सकते हैं। या तो उसमें हम केमिकल्स डालें, यानी फर्टिलाइजर्स वगैरह हम ऐड ऑन करें है ना सॉइल में, और वी कैन यूज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, हमने भाई खाद मतलब ऑर्गेनिक चीजें डाली, खाद वगैरह डाली, कोई भी हमने केमिकल यूज नहीं किया, तो ये हो गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, है ना। ऑर्गेनिक सब्जियां जो आती है काफी महंगी होती है, तो उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं होता, कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं। और या तो हम करें जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप, जेनेटिकली यानी कि उस प्लांट की ही जीन में ही कुछ चेंजेस कर दे, जिससे कि वो हमें क्या करे, हमारा फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे, है ना। तो अगर हम सपोज वीट के प्लांट में, अगर हम वीट के प्लांट में क्या कर रहे हैं, उसमें हमने कोई जीन डाल दिया जो हमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड दे, ज्यादा से ज्यादा गेहूं दे, है ना। तो ये प्लांट क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो गया ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो इस तीन तरीके से हम अपना जो है फूड का प्रोडक्शन हम इंक्रीज करते हैं। अब भाई केमिकल्स यूज करके तो आप समझ सकते हो केमिकल्स तो कितने हार्मफुल होते हैं, दे आर टॉक्सिक, दे आर क्रिएटिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन, तो दैट कैन नॉट बी अ बेटर वे। ओके, तो अभी आगे बात करते हैं। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो सक्सीड था इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, यानी कि जो फूड सप्लाई पहले होती थी अब वो ट्रिपल हो गई, बट येट इट वाज नॉट एनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी ये उतना जो है फूड सप्लाई नहीं दे रहा है जितना कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। तो अभी भी हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि हम अपने फूड सप्लाई को कैसे और इंक्रीज कर सकें। So, increased yield have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो इंक्रीज हुई है यील्ड, सपोज वीट की है, राइस की, किसी की भी जो यील्ड इंक्रीज हुई है, सपोज राइस हमारी यील्ड अच्छी हो गई है राइस की, तो वो किस वजह से अच्छी हुई है, पहला पार्टली थोड़ा बहुत किसकी वजह से हुई है, इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज, यानी कि इस राइस की जो वैरायटी हम यूज कर रहे हैं वो अब पहले से बेटर यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ये रीजन है, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अब अप्लाई हो रही है और जो है एग्रोकेमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से राइस की यील्ड जो है इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? However, for farmers in the developing world, agrochemicals are often too expensive and further increases in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। तो पहली बात ये है कि फार्मर अगर जो यूज कर रहे हैं एग्रोकेमिकल्स, पहला ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा आप जानते हो कि ये जो है पॉल्यूशन करते हैं, और हम पुराना जो तरीका है कन्वेंशनल ब्रीडिंग का, जैसे हमें इस राइस की दो वैरायटी, सपोज एक ये वैरायटी है ए और ये वैरायटी है बी, ये वैरायटी यील्ड अच्छा देती है और ये वैरायटी ड्रॉट रेजिस्टेंट है, तो हम चाहते हैं ऐसी वैरायटी मिल जाए जो यील्ड भी अच्छा दे और ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हो, है ना। ऐसी वैरायटी हम चाहते हैं, ये सी वैरायटी है राइस की।
तो ए के भी कैरेक्टर आ जाए, बी के भी कैरेक्टर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। तो अब ब्रीडिंग टेक्निक्स जो होती है थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। ओके, बहुत टाइम लगता है इसमें कि कौन सा प्लांट हम सिलेक्ट करें, अब उसकी ब्रीडिंग कराएं, पॉलन्स निकाल के उस पर डालेंगे स्टिग्मा पे, तो भाई इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अब बेटर तरीका क्या है, बेटर तरीका यही है कि यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन भाई यही निकल के आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम यूज करें। भाई ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, ये यील्ड अच्छी दे रहा है, भाई क्यों ना इस ड्रॉट रेजिस्टेंट वाली जीन को यहाँ से कट करें और इस प्लांट में डाल दें। है कि नहीं, कितना इजी लग रहा है ना पर इतना इजी नहीं होता ये भी, बट इट कैन बी द बेस्ट सोल्यूशन। ओके, तो ये अच्छा एक तरीका है। Now, plants, bacteria, fungi, animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms, GMO। ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हमने जीन को कर दिया है ऑल्टर। जैसे आप ऑल्टरेशन के लिए जाते हो ना, कपड़े सिलाते हो भाई, चेंज हो जाते हैं ना बिल्कुल कपड़ा लाते हो, कपड़े सिलवाते हो, ऐसे समझ लीजिए कि हमने जो ओरिजिनल डीएनए था उस प्लांट का, उसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया है, अब ये हमारे अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो इन ऑर्गेनिज्म को चाहे हम प्लांट में करें या बैक्टीरिया में करें या फंगस में करें, अब वो कैसे हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए, क्योंकि हमने उनके जीन्स के संग कर दिया छेड़छाड़, उसमें हमने डाल दिया दूसरा जीन। इज इट क्लियर? genetic modification has, अच्छा, genetically modified plants have been used in many ways। अब प्लांट की बात चल रही है यहाँ पे, केवल प्लांट के बारे में फोकस करते हैं। तो एक हम प्लांट बनाते हैं, तो ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट को हमने कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो क्या क्या इसमें हम चीज कर सकते हैं, मेड क्रॉप्स मोर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि इसमें ऐसा जीन हम डाल सकते हैं जिससे ये एबायोटिक स्ट्रेसेस जो होते हैं, जैसे कोल्ड हुआ या ड्रॉट सूखा पड़ गया या वहाँ पे बहुत नमक है, सॉल्ट है या गर्मी है, हीट है, तो भाई इन चीजों से हम, ये सारे एबायोटिक कंडीशंस हुई ना, इन चीजों से हम इसको कैसा बना दें, रेजिस्टेंट बना दें, टॉलरेंट बना दें। ठीक है, ये टॉलरेट कर सके इन सारी सिचुएशंस में और अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, इस प्लांट को जो केमिकल्स पे ये जो है चल रहा है, यानी कि हम इसमें पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इसमें कोई भी कीड़ा ना लगे, है ना, कोई भी इंसेक्ट इस पे ना लगे, तो हम इसमें डाल रहे हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो पेस्टिसाइड डालने से भाई इफेक्ट भी तो होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है और ये हमारे अंदर चले जाएंगे तो हमारे लिए भी तो हार्मफुल है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस अलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इसको अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दें तो ये क्या होगा, इन चीजों पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, है ना, रिड्यूस हो जाएगी। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से ये हमें जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होते हैं वो हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचा सकते हैं, है ना। हार्वेस्ट मतलब कटाई, काटते ना, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब प्री हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग से पहले, पोस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उनसे भी हम बच सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना दें तो। दूसरी चौथी चीज, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। भाई इस प्लांट की हम जो एफिशिएंसी है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से। एनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू, अब गोल्डन राइस जो बनाए गए हैं उसमें क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज हो गई है, विटामिन ए की क्वांटिटी अच्छी खासी हो गई है गोल्डन राइस में, है ना। तो इसमें हमने कोई ऐसा जीन डाला था जो कि विटामिन ए बना के दे रहा है ना। तो प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए बीटा कैरोटीन, तो इसका जीन हमने डाल दिया। ये जीन हमने डाला था डैफोडिल प्लांट से, यहाँ से ये जीन लिया और इसमें गोल्डन राइस में डाल दिया। अब गोल्डन राइस गोल्डन इसलिए है क्योंकि बीटा कैरोटीन का कलर क्या है, गोल्डन है, एंड इट इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। देन इन एडिशन टू दीज यूजेस, ये तो हो गए, इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होना चाहिए, हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट। अच्छा नहीं, ठीक है,
Genetically modified has been used to create tailor-made plant. अब भाई tailor-made plant क्या होते हैं? Tailor-made plant means growing plants for a specific purpose. कुछ ऐसे प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमारे खास चीज को वो बना के दे रहे हैं, स्पेसिफिक पर्पस है उनको ग्रो करने का, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंट हम हमारे प्लांट्स हैं, या हाई यील्ड हमें वो दे रहे हैं, ओके, और या फिर वो प्लांट हमें स्टार्च ज्यादा दे रहा है, कुछ भी फ्यूल्स के लिए हो सकता है ना, तो वो हो गए टेलर मेड प्लांट। मतलब वो प्लांट जो हम ग्रो कराए वो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रो हो रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, ओके। In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels, pharmaceuticals. इन सब चीजों के लिए अगर प्लांट हम ग्रो करा रहे हैं, मीन्स दे आर फॉर स्पेसिफिक रीजन, तो इट इज दे आर कॉल्ड टेलर-मेड प्लांट्स, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं। देखिए आज हम एग्रीकल्चर में देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की। तो जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखेंगे, फिर हम देखेंगे मेडिसिन में, फिर हम देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, फिर इसमें एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज का। तो एग्रीकल्चर में हम देखेंगे एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम देखेंगे, then we will see flavor saver tomato, flavor saver tomato। इसमें हम देखेंगे कि जो टमाटो था पहले इतनी जल्दी सड़ जाता था, तो अब ऐसा कुछ किया गया, इसमें आरएनए इंटरफेरेंस हम पढ़ेंगे, कुछ चेंजेस कर दिए उसमें कि अब वो जो एंजाइम बन रही है उसको कर दिया साइलेंट, जो कि टमाटो को गला देती है जल्दी से, मतलब इथाइलिन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो जल्दी रॉट हो जाते हैं, ओके। तो दैट वी विल सी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, फ्लेवर सेवर पोटैटो, बीटी कॉटन, ओके, ये सब चीजें हम देखेंगे एग्रीकल्चर में। और ये हो गया गोल्डन राइस हो गया आपका। मेडिसिन में हम देखेंगे जीन थेरेपी, देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, भाई पहले ही जो है डिजीज का पता लगा लेना, दैट इज व्हाट वी कॉल मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जैसे एचआईवी का वायरस एंटर हो गया है तो उसका पहले ही पता लगा जाए, उससे हम ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सके। तो जीन थेरेपी, ये हो गया मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, और एक और है इसमें मेडिसिन में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया, जीन थेरेपी हो गया, या ह्यूमुलेट, ठीक है। इंसुलिन बनाएंगे, कैसे इंसुलिन बनता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest resistant plant, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में कि कैसे प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया करा जा रहा है और वो अब हो गए पेस्ट रेजिस्टेंट। अब उन पे पेस्ट जो है अटैक नहीं कर रहे हैं, which could decrease the amount of pesticide used, जिससे कि हमारा जो पेस्टिसाइड का जो यूज हो रहा था पहले ज्यादा, अब वो भी कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बीटी टॉक्सिन की। वेरी इजी, लेट्स सी। तो एक बैक्टीरिया है जो कि बैसिलस शेप का है, ओके, ये बैसिलस शेप है और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, thurin, RIN तो ये बैक्टीरिया है भाई। ये बैक्टीरिया के अंदर, ये सपोज का मैंने डीएनए बना दिया, इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए में कुछ ऐसा जीन है, ये जीन मान लीजिए, ये कुछ ऐसा जीन है जो कि एक ऐसी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये जीन ऐसी प्रोटीन बना रहा है, दिस इज द प्रोटीन, ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं एक्चुअली, ये प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स बना रहा है जो कि ये जब इंसेक्ट इनको ईट कर लेगा तो ये प्रोटीन क्रिस्टल्स इंसेक्ट की गट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक इंसेक्ट ड्रॉ कर रही हूँ छोटा सा,
तो ये एक इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को खा लिया है, ठीक है। ये इसका माउथ बना देते हैं। ये बैक्टीरिया को ईट किया, बैक्टीरिया के अंदर क्या था, प्रोटीन था। उस प्रोटीन को क्रिस्टल जो होते हैं इसकी गट में गए, ये इसकी गट लाइनिंग है सपोज, इसकी गट में जाएंगे, इसकी गट में ये प्रोटीन क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। पीएच एल्कलाइन है इस गट में, तो यहाँ पे ये डिसॉल्व हो गए प्रोटीन के क्रिस्टल्स, और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स थे इसके गट में, उनमें क्या हो गया, पोर्स बन गए, छेद बन गए, और स्वेलिंग हो गई और ये बस्ट हो गई। तो क्या हुआ भाई, इस इंसेक्ट की हो गई डेथ। भाई इसके गट में क्या हुआ, एपिथेलियल सेल्स में पोर्स हो गए, स्वेलिंग हो गई, वो बस्ट हो गए, भाई मर जाएगा बेचारा इंसेक्ट। तो यही हुआ। तो ये भी बैसिलस thuringiensis का हम अब कैसे काम यूज करेंगे इस प्रोटीन का, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। तो ये ऐसी टॉक्सिन बना रहा है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड, ओके। तो ये जो जीन है इसका नाम हम देते हैं बीटी टॉक्सिन जीन। So from बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड। अब भाई इस जीन को क्या किया गया, काटा गया, इस जीन की और कॉपीज बनाई गई, है ना, जो भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है ये सब, इसकी कॉपीज बनाई गई। अब क्या करते हैं आगे देखते हैं। Expressed BT toxin gene has been cloned from the bacteria and has been expressed in plants to provide resistance to insect। अब भाई इस जीन को हमने एक्सप्रेस करा दिया किसमें, प्लांट में। ये जीन जो है यहाँ पे एक्सप्रेस होने लग गई, इस प्लांट में ये जीन एक्सप्रेस हो रही है। तो यानी कि ये प्लांट ही बनाने लग गया ये प्रोटीन क्रिस्टल्स। गेटिंग माय पॉइंट। So expressed in the plant to provide resistance to insect without the need of for insecticide। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड हमें डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। In effect created a बायोपेस्टिसाइड। हमने क्या बना दिया, बायोपेस्टिसाइड बना दिया है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमने वो पेस्टिसाइड बना दिया है। एग्जाम्पल्स इसके हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न। ओके, पहले याद रखेंगे दोनों चीजें हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, टमाटो, पोटैटो, राइस एंड सोयाबीन। ओके, तो ये सारे प्लांट हैं जो कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है। बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। आगे बढ़ते हैं। बीटी कॉटन, some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill insects such as। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन कौन से इंसेक्ट को मारता है, पहले तो ये बहुत जरूरी है। तो ये है लेपिडोप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स। ये तीन कैटेगरी आपको याद रखनी है, कौन कौन से इंसेक्ट को ये किल कर रहा है। ये तीन कैटेगरी है, लेपिडोप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बटवॉर्म, आर्मी वॉर्म, तो दोनों वॉर्म है। लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बटवॉर्म, आर्मी वॉर्म। कोलेप्टेरन्स में आपके आ गए बीटल्स। ओके, कोलेप्टेरन्स में आ गए आपके बीटल्स। तो ये कोलेप्टेरन्स में आप ये इमेजिन कर लो, कप है, शीशे शीशे कप में क्या है, बीटल्स हैं। डायप्टेरन्स, डायप्टेरन्स में आ गए फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ओके, लेपिडोप्टेरन्स में आपके दोनों वॉर्म्स आ गए, टोबैको बटवॉर्म, आर्मी वॉर्म। कोलेप्टेरन्स में आपके आ गए बीटल्स एंड डायप्टेरन्स में आ गए फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। Then Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth। तो हमने बात की थी कि ये प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, है ना, कोई एक फेज में ये क्रिस्टल्स बनते हैं। These crystals contain a toxic insecticidal proteins। तो भाई ये जो क्रिस्टल्स बने हैं इनमें एक जो प्रोटीन है वो टॉक्सिक है, टॉक्सिक फॉर इंसेक्ट्स। ओके, हर एक के लिए टॉक्सिक नहीं है, इट इज टॉक्सिक फॉर इंसेक्ट। तो व्हाई डज दिस टॉक्सिन, अब क्वेश्चन आता है कि ये टॉक्सिन इस बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं कर रही है ना, जैसे इंसेक्ट्स को किल कर रही है तो बेस्ट उसमें तो बन रही है ना, तो इस बैक्टीरिया में तो ये बन रही है, तो इसे क्यों नहीं किल कर रही है, इसलिए इसे किल नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में है, इनएक्टिव है, अभी एक्टिव नहीं हुई है। ओके, सो बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट दिस इनएक्टिव टॉक्सिन, जैसे ही इसे इंसेक्ट खाएगा तो ये हो जाएगी उनके गट में डिसॉल्व, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट।
क्योंकि इंसेक्ट का गट जो है एल्कलाइन पीएच है, वहाँ पे ये सॉल्युबलाइज हो जाएगी और जो उसके क्रिस्टल्स हैं सॉल्युबलाइज हो जाएंगे और जो उसकी मिडगट में एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ पे कोर्स हो जाएंगे, दैट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस। लाइसिस मतलब फट जाना, टूट जाना, एंड इवेंचुअली कॉजेज डेथ ऑफ दिस, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी उस इंसेक्ट की। ये वाली बात हुई क्लियर। Specific BT toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crop plants such as cotton. तो भाई हर एक प्लांट के लिए अलग जो है बीटी टॉक्सिन जीन है, ठीक है, तो जो कि Bacillus thuringiensis से निकाली जाती है और प्लांट में डाल दी जाती है। तो आप देखते हैं आगे, ये तो दिया हुआ है डायग्राम आपका। कॉटन बॉल जो है आप देख रहे हो, ए फिगर में जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए बॉल वॉर्म्स ने, है ना, ये सब खराब हो चुका है पूरा, और ये आप देख रहे हो फुली मैच्योर है। नाउ द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। भाई कौन सा जीन डालना है बीटी टॉक्सिन का, वो डिपेंड करता है किस टारगेट पेस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं, कौन सा पेस्ट जो है उससे ज्यादा खाता है और कौन सा वो प्लांट है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, तो जो बीटी टॉक्सिन जीन है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। जैसे अभी हमने 3 ग्रुप देखे ना, लेपिडोप्टेरेंस, डायोप्टेरेंस, है ना, ये हमने ग्रुप देखे थे, तो ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राई, देखिए जीन को हम क्राई से सी स्मॉल होता है, प्रोटीन जो होता है CRY, तो क्राई जीन क्राई प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, क्राई जीन क्राई प्रोटीन बना रहा है। तो there are number of them, for example the proteins encoded by the genes, अब ये जीन्स है सब, ये जीन्स है, ओके। तो पहले तो हम देखते हैं क्राई 1A, क्राई 2A, यहाँ पे आएगा, देखिए ये किस किस के लिए, कॉटन बॉल वॉर्म्स, तो C और B कॉटन बॉल वॉर्म्स, तो क्राई 1A C, क्राई 1A B है कि नहीं, सी से ये हो गई क्राई 1A C, बी से हो गई क्राई 2A B। देखो क्राई ए तो सब में आएगा, है ना, क्राई दूसरी वाली देखते हैं क्राई 1A B, ये है कॉर्न बोरर के लिए, कॉर्न बोरर, तो बी से बोरर, यहाँ पे बी आएगा, बोरर के लिए बी। इज इट क्लियर, क्राई 1A, क्राई 2A, क्राई 1A, ठीक है। तो क्राई 1A, क्राई 2A और C और B, C से यहाँ से कॉट C ले लो, यहाँ से इसका B ले लो, तो C और B आपको याद रहेगा, यहाँ से ये वाला B ले लो, ये आपको याद रहेगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू like this video and also share with your friends so that it will be helpful for them also, okay।